11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन में हमारी 7th यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, यानी खेलों में शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के मूल सिद्धांत। इस यूनिट में हमारी 5 सब यूनिट्स रहेगी, जो है डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स, structure and functions of circulatory system and heart or structure and functions of respiratory system. Welcome to our channel Study Physical Education. तो इस यूनिट की पहली सब यूनिट से शुरू करते हैं, जो है Definition and Importance of Anatomy and Physiology in Exercise and Sports, यानी व्यायाम और खेल में शरीर रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान की परिभाषा और महत्व। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है Definition and Importance of Anatomy and Physiology in Exercise and Sports. पहले एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी एक ऐसी साइंस है जो हमारे शरीर की स्ट्रक्चर और शरीर के अलग अलग पार्ट्स के बीच के रिलेशनशिप से रिलेटेड होती है। एनाटॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है, एना जिसका मतलब होता है अपार्ट और टोमी जिसका अर्थ होता है टू कट। इसलिए एनाटॉमी शब्द का अर्थ होता है डिसेक्शन, यानी शरीर को काटकर उसके स्ट्रक्चर को समझना। सिंपल शब्दों में कहें तो एनाटॉमी वह साइंस है जो ह्यूमन बॉडी और उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स की शेप, स्ट्रक्चर और आपसी संबंधों का अध्ययन करती है। या हम यह भी कह सकते हैं कि एनाटॉमी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के स्टडी से रिलेटेड होती है। एनाटॉमी में हम किसी ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट्स और सिस्टम्स को एग्जामिन करते हैं, जैसे उनकी शेप, साइज, पोजीशन और एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप। मेडिसिन और बायोलॉजी के फील्ड में एनाटॉमी को एक फंडामेंटल सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि यह हमें यह समझने का आधार देती है कि शरीर कैसे बना है और डिजीजेस या इंजरीज शरीर को किस तरह अफेक्ट करती हैं। एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में एनाटॉमी की नॉलेज से हम यह समझ पाते हैं कि कौन सी मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स मूवमेंट के दौरान काम करते हैं, जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव करने और इंजरी प्रिवेंशन में मदद मिलती है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले फंक्शंस और प्रोसेसेस का अध्ययन करती है। इसमें यह देखा जाता है कि अलग अलग ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर कैसे विभिन्न बायोलॉजिकल फंक्शंस को पूरा करते हैं। फिजियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है, फाइजो जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ और लॉगियो जिसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ। इसलिए फिजियोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी और उसके अलग अलग पार्ट्स तथा ऑर्गन्स के फंक्शंस का अध्ययन। फिजियोलॉजी में हम यह समझते हैं कि शरीर के अलग अलग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की डिटेल्ड वर्किंग और फंक्शंस। सिंपल भाषा में कहें तो फिजियोलॉजी हमें यह सिखाती है कि ह्यूमन बॉडी किसी गिवन स्टिम्युलस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। हम यह भी कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी लाइफ की डिटेल स्टडी है, जिसमें सबसे छोटे सेल्स, टिश्यूज और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के फंक्शनिंग को भी समझा जाता है। फिजियोलॉजी का रोल हेल्थ और डिजीज को समझने में बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि यह हमें नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के पीछे के मैकेनिज्म्स और यह भी समझाती है कि जब इन मैकेनिज्म्स में डिस्टर्बेंस होती है तो कैसे पैथोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। 1. हेल्प्स इन फिजिकल फिटनेस। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी एक स्पोर्ट्स पर्सन को ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग समझने में मदद करती है। इस नॉलेज से एथलीट फिट और हेल्दी बॉडी डेवलप कर सकता है, जैसे सही एक्सरसाइजेस के थ्रू मसल स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस बिल्ड करना। 2. प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर। जब खिलाड़ी को अपने शरीर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होती हैं, तो वह अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सही गेम या स्पोर्ट में अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होने की वजह से रोटेशन पॉसिबल होती है, या एल्बो में हिंज जॉइंट होने की वजह से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट्स होती हैं। इसी नॉलेज के आधार पर एक्सरसाइजेस डिजाइन की जाती हैं। 3. प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंक्शनिंग की नॉलेज कोच या फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बहुत जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंटर्स में ज्यादातर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं,
और लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में ज्यादातर स्लो ट्विच मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। इस नॉलेज से ट्रेनिंग ज्यादा इफेक्टिव बनती है। 4. हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ गेम्स। बॉडी स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कोच या टीचर स्टूडेंट के लिए अप्रोप्रिएट स्पोर्ट चूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वेटलिफ्टिंग शॉर्ट हाइट स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा सूटेबल होती है, जबकि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल टॉल स्टूडेंट्स के लिए बेहतर मानी जाती है। 5. प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स फील्ड में इंजरीज जैसे स्प्रेन, कंट्यूशन, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स आम होती है। एनाटॉमी की नॉलेज के आधार पर ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव गियर डिजाइन किए जाते हैं। बोन्स, मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने के तरीके सोचे जा सकते हैं। 6. हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन। स्पोर्ट्स में इंजरीज होना नेचुरल है, लेकिन लिगामेंट्स, टेंडन्स और मसल्स की नॉलेज रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में बहुत हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फिजियोथेरेपिस्ट इंजर्ड एथलीट को प्रॉपर रिहैबिलिटेशन देकर दोबारा गेम में वापसी करने में मदद करता है। 7. हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्टडी हमें बॉडी पार्ट्स की नेचर और फंक्शन समझाता है और शरीर का सेफ और हेल्दी यूज सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, सही और गलत पोस्चर की पहचान सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, रनिंग के दौरान। 8. हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल एथलीट्स। मेल और फीमेल एथलीट्स के बीच एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गेम्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन्हीं डिफरेंसेस के आधार पर डिजाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल्स और फीमेल्स के शोल्डर स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से शॉट पुट, डिस्कस, हैमर और जैवलिन का वेट अलग अलग होता है। इस तरह एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स की फाउंडेशन है। इनकी सही अंडरस्टैंडिंग से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, इंजरीज कम होती हैं और एथलीट एक हेल्दी और सक्सेसफुल स्पोर्ट्स करियर बना सकता है। इस यूनिट की हमारी दूसरी सब यूनिट है फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, यानी कंकाल तंत्र के कार्य, हड्डियों का वर्गीकरण और जोड़ों के प्रकार। हमारी नेक्स्ट सब यूनिट है स्केलेटल सिस्टम। हमारा स्केलेटल एक फ्रेम की तरह है जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। बच्चे के जन्म के समय लगभग 270 बोन्स होती है और मैच्योरिटी तक 206 रह जाती है। ऐसा कई हड्डियों के आपस में जुड़ जाने के कारण होता है। लगभग 21 साल की उम्र तक सभी बोन्स की डेंसिटी कंप्लीट हो जाती है, यानी बोन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। बोन सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। न्यू बोन सेल्स बनाने की प्रक्रिया को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट के बिल्कुल उल्टे बोन सेल्स के ब्रेकडाउन होने की प्रक्रिया को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहला फंक्शन है सपोर्ट प्रोवाइड करना। स्केलेटन हमारे शरीर को एक फ्रेम देता है जिससे बॉडी को एक स्ट्रक्चर बनाने और मेंटेन करने में हेल्प या सपोर्ट मिलती है। स्केलेटल सिस्टम की बोन्स और उनसे मिलकर बनने वाले जॉइंट्स की हेल्प से बॉडी मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्शन, यानी हमारी बॉडी में कई बोन्स शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे स्कल की बोन ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, रिब केज लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। हड्डियों के बोन मोरो में न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, यानी हड्डियां हमारे शरीर में मिनरल्स की स्टोरेज का काम करती है और जरूरत पड़ने पर ये मिनरल्स रिलीज भी करती है। इसके अलावा बोन्स कुछ हार्मोन रेगुलेशन का काम भी करती है। जैसे बोन से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे ऑस्टियोकैल्सिन कहते हैं। यह हार्मोन ब्लड शुगर और फैट डिपोजिशन का काम करता है। इसके अलावा ऑस्टियोकैल्सिन इंसुलिन सिक्रीशन को भी इंक्रीज करता है। स्केलेटल सिस्टम की कुल 206 बोन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन स्कल, रिबकेज और वर्टिब्रल कॉलम का बना होता है। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती है, जिनमें स्कल की 22 बोन, वर्टिब्रल कॉलम की 33 बोन्स, रिब्स की 24 बोन्स और स्टर्नम की 1 बोन आती है। एक्सियल स्केलेटन के अलावा जितनी बोन्स बचती है वे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है।
इनमें आर्म्स और लेग्स की बोन्स आती है। पेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन्स से मिलकर बना होता है। इनमें जो बोन्स आती है वह है क्लेविकल यानी कॉलर बोन 2 स्कैपुला, 2 ह्यूमेरस, 2 रेडियस, 2 अल्ना, 16 कार्पल्स, 10 मेटाकार्पल्स, 28 हाथों की फेलेंजिस। ये सब तो थी हाथों की बोन्स। इसके बाद पैरों की बोन्स आती है। 2 पेल्विस यानी हिप बोन, 2 फीमर यानी थाई बोन, 2 पटेला, 2 टीबिया और 2 ही फिबुला। फिर 14 टार्सल्स, 10 मेटाटार्सल्स और 28 पैरों की फेलेंजिस। बोन हमारी बॉडी में एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हाईली डेंस है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। लॉन्ग बोन्स जैसे ह्यूमरस और फीमर, शॉर्ट बोन्स जैसे कार्पल्स और टार्सल्स, इरेगुलर बोन्स जैसे वर्टिब्रा, फ्लैट बोन्स जैसे स्टर्नम और रिब्स और सिसमॉइड बोन्स जैसे पटेला। अब हम इन बोन्स के एग्जाम्पल और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग बोन्स में हमारी ह्यूमरस और फीमर जैसी बोन्स आती है जो कि लंबी होती है और इनका काम लिवरेज प्रोवाइड करना होता है, मतलब यह मूवमेंट करने में हेल्प करती है। स्मॉल बोन्स में कार्पल्स और टार्सल्स जैसी बोन्स आती है जिनका काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। फिर इरेगुलर बोन्स आती है जिसमें वर्टिब्री जैसी बोन्स आती है। इरेगुलर बोन्स के मल्टीपल फंक्शन होते हैं जो कि इस बात पे डिपेंड करते हैं कि बोन की स्ट्रक्चर और लोकेशन क्या है। इसके बाद है फ्लैट बोन्स जिसमें स्कल और रिब्स जैसी बोन्स आती है। इनका फंक्शन बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना होता है। लास्ट में है सिसमॉइड बोन्स जिसमें पटेला आती है जिसका फंक्शन जॉइंट और उनके टेंडन्स को प्रोटेक्शन देना होता है। हमारी नेक्स्ट सब यूनिट है जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स। जॉइंट्स हमारे शरीर में वह जगह होती है जहां 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स मिलती है और एक जोड़ बनाती है। हमारे शरीर में 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। पहला है इमूवेबल जॉइंट्स, इसे फाइब्रस या सिनार्थरोसिस भी कहते हैं। दूसरा है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, इसे कार्टिलेजिनियस या एम्बिआर्थरोसिस जॉइंट भी कहते हैं। और थर्ड है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, इनको साइनोवियल या डायआर्थरोसिस जॉइंट्स भी कहते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स का एग्जाम्पल स्कल है। हमारा स्कल कई बोन्स से जुड़कर बना है, लेकिन इन जॉइंट्स में कोई मूवमेंट नहीं होती है, इसलिए इन्हें इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का एग्जाम्पल इंटरवर्टिब्रा जॉइंट है, मतलब वर्टिब्रा के बीच का जॉइंट। इन जॉइंट्स में बहुत स्लाइट मूवमेंट होती है। और लास्ट है साइनोवियल जॉइंट्स। इन जॉइंट्स में काफ़ी मूवमेंट होती है। हमारे अधिकतर यही जॉइंट्स हैं जिन्हें हम फिजिकल एजुकेशन में स्टडी करते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के और भी सब टाइप्स हैं। साइनोवियल जॉइंट के आगे 6 कैटेगरी और हैं जो कि उनके टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और पॉसिबल मूवमेंट्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। ये टाइप्स हैं हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट और लास्ट में है ग्लाइडिंग जॉइंट। इन जॉइंट के बेसिक डिफरेंस को समझने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स का पता होना चाहिए, इसलिए हम पहले फंडामेंटल मूवमेंट्स को समझेंगे। 6 तरह की फंडामेंटल मूवमेंट्स होती है। पहली है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन वह मूवमेंट है जिसमें 2 बोन्स के बीच का एंगल डिक्रीज होता है। दूसरा एक्सटेंशन, यह फ्लेक्शन का बिल्कुल उल्टा है, इसमें बोन्स के बीच का एंगल इंक्रीज होता है। तीसरा है एबडक्शन, इसमें कोई बॉडी पार्ट बॉडी की मिडलाइन से दूर जाता है। और एडक्शन एबडक्शन का उल्टा है, मतलब बॉडी पार्ट बॉडी की मिडलाइन के नज़दीक आता है। नेक्स्ट रोटेशन है, इसमें एक बॉडी पार्ट दूसरे पर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और लास्ट है सरकमडक्शन, यह पहले बताई हुई सभी मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब सरकमडक्शन में सारी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है जो भी पहले बताई है। अब हम इन मूवमेंट्स के एग्जाम्पल को देखते हैं। फ्लेक्शन तब होता है जब पैर मुड़कर ऊपर आ रहा है और वापस जाने पर यह एक्सटेंशन मूवमेंट को दिखाता है। हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन जाती है जिसे मिड लाइन कहते हैं। एबडक्शन में हाथ मिड लाइन से दूर जाते हैं
जबकि एडक्शन में यह वापस मिडलाइन के पास आते हैं। यह नेक रोटेशन की मूवमेंट है। इसमें एक बॉडी पार्ट दूसरे पर घूमता है, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और यह सर्कमडक्शन है। इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन सभी होती है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स भी कहते हैं। अब हम दोबारा साइनोवियल जॉइंट्स पर आते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के सभी सबटाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंज जॉइंट। यह जॉइंट बिल्कुल दरवाजे में लगने वाले हिंज की तरह होता है, जिसे हम कब्जे भी कहते हैं। और जिस तरह दरवाजे में सिर्फ 2 मूवमेंट होती है, उसी तरह इस जॉइंट में भी सिर्फ 2 मूवमेंट होती है, जिसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहते हैं। इन 2 मूवमेंट्स के अलावा अगर हम कोई और मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जॉइंट्स को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्ट्रक्चर वाइज इस जॉइंट में 2 बोन्स होती है। इसमें एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है और दूसरी बोन में सॉकेट बना होता है जो आपस में जुड़ जाते हैं। यह एक ऐसा जॉइंट है जिसमें सभी फंडामेंटल मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। हमारी बॉडी में शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट हैं। नेक्स्ट है पाइवोट जॉइंट। स्ट्रक्चर वाइज इसमें एक बॉडी पार्ट वर्टिकल एक्सिस पर होता है और दूसरा उसके ऊपर मूवमेंट करता है। पाइवोट जॉइंट में भी सारी फंडामेंटल मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। यह जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से बस स्ट्रक्चरली ही अलग होता है, वरना दोनों में सारी मूवमेंट हो सकती है। यह हमारी नेक जॉइंट में होता है। इसके बाद है सैडल जॉइंट। सैडल शब्द घोड़े की सीट से आया है। इस जॉइंट की स्ट्रक्चर घोड़े की सीट की तरह होती है। इस तरह के जॉइंट में रोटेशन को छोड़कर सभी फंडामेंटल मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे हाथ के मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस के बीच में मिलती है। नेक्स्ट है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इसकी स्ट्रक्चर काफी कुछ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें सैडल जॉइंट की तरह रोटेशन को छोड़कर सभी फंडामेंटल मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे हाथ के रिस्ट जॉइंट में और पैर के एंकल जॉइंट में पाई जाती है। लास्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। इसमें बहुत ही स्लाइट मूवमेंट होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। इस यूनिट की हमारी तीसरी सब यूनिट है प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स, यानी मांसपेशियों के गुण और कार्य। हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स, यानी मांसपेशियों के गुण और कार्य। मसल्स ह्यूमन बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ये हमें मूवमेंट करने में मदद करती हैं, बॉडी को स्टेबिलिटी और सपोर्ट देती हैं और रोजमर्रा की एक्टिविटीज के लिए जरूरी कई फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। पहले मसल्स की प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी संकुचन क्षमता। मसल्स में यह एबिलिटी होती है कि वे नर्व इम्पल्सेस मिलने पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, यानी अपनी लेंथ को छोटा कर लें। इस कॉन्ट्रैक्शन से फोर्स जनरेट होती है, जिससे मूवमेंट पॉसिबल होती है। सिंपल शब्दों में मसल का सिकुड़ना ही मूवमेंट की शुरुआत करता है। 2 एक्साइटेबिलिटी यानी उत्तेजनीयता। मसल स्टिम्युलाई को रिसीव और रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, जैसे नर्व सिग्नल्स। एक्साइटेबिलिटी की वजह से मसल्स नर्वस सिस्टम से आए सिग्नल्स पर रिएक्ट करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी मसल्स तभी काम करती हैं जब उन्हें ब्रेन या नर्व से सिग्नल मिलता है। 3 एक्सटेंसिबिलिटी यानी विस्तार क्षमता। मसल्स को उनकी नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ से स्ट्रेच किया जा सकता है। यह प्रॉपर्टी जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी रेंज ऑफ मोशन बनाए रखने में मदद करती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होती हैं। 4 इलास्टिसिटी यानी लचीलापन। मसल्स में यह एबिलिटी होती है कि स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्शन के बाद वे अपनी ओरिजिनल शेप और लेंथ में वापस आ जाए। इससे मसल्स अगली मूवमेंट के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। इलास्टिसिटी की वजह से मसल्स बार बार एफिशिएंटली काम कर पाती हैं। इस तरह मसल्स की ये प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का आधार है। स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में मसल्स की सही अंडरस्टैंडिंग से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और इंजरी रिस्क कम होता है। अब मसल्स के फंक्शंस की बात करते हैं। मसल्स हमारे शरीर में कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जो मूवमेंट से लेकर प्रोटेक्शन और कम्युनिकेशन तक फैले हुए हैं। इन्हें डिटेल में समझते हैं। एक मूवमेंट यानी गतिविधि।
मसल्स का सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है बॉडी की वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को पॉसिबल बनाना। स्केलेटल मसल्स, जो टेंडन्स के जरिए बोन से जुड़ी होती हैं, फोर्स जनरेट करती हैं, जिससे लोकोमोशन, पोस्चर मेंटेन करना, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना और हिलाना पॉसिबल होता है। 2. पोस्चर एंड स्टेबिलिटी, यानी आसन और स्थिरता। मसल्स बॉडी को सपोर्ट और स्टेबिलिटी देती हैं, जिससे सही पोस्चर और बैलेंस बना रहता है। ये मसल्स मिलकर जॉइंट्स को स्टेबलाइज करती हैं, बॉडी सेगमेंट्स को अलाइन रखती हैं और बॉडी पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस का सामना करती हैं। 3. हीट जनरेशन, यानी ऊष्मा उत्पादन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके बाय प्रोडक्ट के रूप में हीट जनरेट होती है। यह हीट बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करती है और इंटरनल कंडीशंस को ऑप्टिमल बनाए रखती है। 4. प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा। कुछ मसल्स का काम वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना भी होता है, जैसे एब्डोमिनल मसल्स पेट के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। थोरैसिक केज की मसल्स हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देती हैं। 5. कंट्रोल ऑफ बॉडी ओपनिंग्स, यानी शरीर के द्वारों का नियंत्रण। मसल्स बॉडी के ओपनिंग्स और पैसेजेस को कंट्रोल करती हैं। उदाहरण के लिए स्फिंक्टर मसल्स डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। 6. ब्लड सर्कुलेशन, यानी रक्त संचार। ब्लड वेसल्स की वॉल्स में मौजूद स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती हैं। इससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और पूरे बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन सुनिश्चित होता है। 7. फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी चेहरे के भाव। फेशियल मसल्स की मदद से हम अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखा पाते हैं। ये मसल्स इमोशंस को कन्वे करती हैं और कम्युनिकेशन को आसान बनाती हैं। इस तरह मसल्स सिर्फ मूवमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि पोस्चर, प्रोटेक्शन, हीट प्रोडक्शन, सर्कुलेशन और एक्सप्रेशन के लिए भी बेहद जरूरी है। स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में मसल्स की सही अंडरस्टैंडिंग बेहतर परफॉर्मेंस और हेल्दी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस यूनिट की हमारी 4th सब यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट, यानी संचार तंत्र और हृदय की संरचना और कार्य। हमारी नेक्स्ट सब यूनिट है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम को कई बार कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली 3 ऑर्गन का बना है और हम भी इस सब यूनिट में इन 3 ऑर्गन्स को ही स्टडी करेंगे। यह 3 ऑर्गन है हार्ट, फिर ब्लड वेसल्स और लास्ट में ब्लड। तो सबसे पहले हम हार्ट को स्टडी करते हैं। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका काम बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना है। सबसे पहले हम हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 राइट साइड में ऊपर नीचे और 2 लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे। राइट साइड के ऊपर के चैम्बर को राइट एट्रियम कहते हैं और राइट नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट ऊपर वाले को लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट को जो लेयर राइट और लेफ्ट में डिवाइड करती है उसे सेप्टम कहते हैं। राइट एट्रियम 2 मेजर ब्लड वेसल्स से जुड़ा होता है जो पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेकर आती है। ऊपर के बॉडी पार्ट से जो ब्लड वेसल्स ब्लड लाती है उसे सुपीरियर वीना कावा कहते हैं और जो नीचे के बॉडी पार्ट से लेकर आती है उसे इंफीरियर वीना कावा कहते हैं। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच एक वॉल्व होता है जिसे पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। यह वॉल्व ब्लड को वापस जाने से रोकता है। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आ जाता है। पल्मोनरी वेन्स के भी 2 पार्ट होते हैं। राइट वाली ब्लड वेसल को राइट पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट वाली ब्लड वेसल को लेफ्ट पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये दोनों ब्लड वेसल लेफ्ट एट्रियम से जुड़ी होती है और ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाती है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और यहाँ से एक मेजर आर्टरी जिसे ऑर्टा कहते हैं के थ्रू पूरी बॉडी में पहुँचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच भी एक वॉल्व होता है जिसे ऑर्टिक वॉल्व कहते हैं। इसके अलावा हार्ट में 2 और वॉल्व होते हैं, एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं और दूसरा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जिसे बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। हार्ट के बिल्कुल नीचे के पॉइंटेड पार्ट को एपेक्स कहते हैं। हार्ट के मसल्स में 3 लेयर्स होती है,
सबसे बाहर वाली लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं, बीच वाली को मायोकार्डियम और इनर मोस्ट लेयर को एंडोकार्डियम कहते हैं। इसके बाद हार्ट की लोकेशन की बात आती है, जो कि दोनों लंग्स के बीच थोरैकिक कैविटी में स्टर्नम के बिल्कुल पीछे होती है। हार्ट का साइज हमारी क्लोज फिस्ट के बराबर माना जाता है और एवरेज हार्ट का वेट लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। हमारी बॉडी में दो तरह की ब्लड वेसल्स होती है, एक आर्टरी और दूसरी वेन्स। आर्टरी वह होती है जो ब्लड को हार्ट से लेकर जाती है, जबकि वेन्स ब्लड को हार्ट में लेकर आती है। आर्टरी के आगे बढ़ने पर उसकी छोटी ब्रांचेस बनती है जिसे एट्रियोल्स कहते हैं। सिमिलरली वेन से भी उसकी छोटी ब्रांचेस बनती है जिसे वीन्यूल्स कहते हैं। आर्ट्रियोल्स और वीन्यूल आगे और छोटी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज वह जगह होती है जो सेल से CO2 लेकर सेल को ब्लड का ऑक्सीजन दे देती है। कैपिलरी स्ट्रक्चर में इतनी छोटी होती है जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। एक ब्लड वेसल्स की 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली लेयर को टूनिका इंटरना कहते हैं, बीच वाली को टूनिका मीडिया और सबसे बाहर वाली लेयर को टूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरह के सर्कुलेशन चलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। एग्जाम में अक्सर इन पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम जानते हैं कि ब्लड हार्ट में आने के बाद लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए जाता है और वहां से वापस हार्ट में आता है। हार्ट टू लंग्स टू हार्ट का यह सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। लंग से ब्लड हार्ट में आने के बाद पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने जाता है और फिर वहां से वापस हार्ट में आता है। तो यह हार्ट टू हार्ट के बीच के सर्कुलेशन को सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट है ब्लड। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी में लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो बेसिकली ब्लड के दो पार्ट हैं, पहला है सेल्स और दूसरा है प्लाज्मा। हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। पहला है RBC, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरा है WBC, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और लास्ट है प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। सारे ब्लड सेल्स मिलकर टोटल ब्लड वॉल्यूम का 45% बनाते हैं, जबकि प्लाज्मा टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है। अब ब्लड की हम कुछ और भी जानकारी लेते हैं जिन पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 4 से 6 मिलियन RBC होते हैं, जबकि WBC की संख्या सिर्फ 4000 से 11000 तक की होती है और प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 से 5 लाख के बीच होती है। प्लाज्मा में कोई सेल नहीं होते। प्लाज्मा का 99% वाटर होता है और बाकी का 1% दूसरे एंजाइम्स होते हैं। फंक्शन में RBC का काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। WBC का काम बॉडी को बीमारियों और इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी देना होता है। मतलब WBC हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। प्लाज्मा का काम ब्लड को लिक्विडिटी देना होता है। इसके अलावा यह अन्य पदार्थों के लिए सॉल्वेंट का काम भी करता है। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के वेरिएबल्स को समझेंगे। सबसे पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट की एक बीट में पंप किए गए ब्लड की क्वांटिटी को कहते हैं। एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम 50 से 70 ml होता है। दूसरा है पल्स या हार्ट रेट। पल्स रेट 1 मिनट में आर्टरी पर फील होने वाली सेंसेशन की संख्या को कहते हैं। एवरेज हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट होती है। 1 मिनट में हार्ट द्वारा पंप किए गए ब्लड की टोटल क्वांटिटी को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। एवरेज कार्डियक आउटपुट लगभग 4500 मिलीलीटर होता है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के दौरान आर्टरी की वॉल पर पड़ने वाले प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। एवरेज ब्लड प्रेशर लगभग 120 से 80 होता है। ब्लड वॉल्यूम शरीर में टोटल ब्लड की क्वांटिटी को दिखाता है। यह एवरेज शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है कार्डियक हाइपरट्रॉफी। वैसे तो हाइपरट्रॉफी का मतलब सेल के साइज में एनलार्जमेंट को कहते हैं, लेकिन यहाँ कार्डियक हाइपरट्रॉफी का मतलब हार्ट कैविटी के एनलार्जमेंट से है। लास्ट वेरिएबल है VO2 मैक्स। VO2 मैक्स हमारी बॉडी की मैक्सिमम ऑक्सीजन यूज करने की क्षमता होती है। एक ज्यादा फिट इंडिविजुअल कम फिट के कंपैरिजन में ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। इस यूनिट की हमारी लास्ट सब यूनिट है
स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र की संरचना और कार्य। हमारी इस सब यूनिट में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सरसाइज से इस पर पड़ने वाले इफेक्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेजल कैविटी, इसके बाद माउथ, इसके बाद वो पार्ट जहां नेजल कैविटी और माउथ एक साथ मिलते हैं, फेरेंक्स कहलाता है। इसके बाद जहां से विंड पाइप स्टार्ट होती है, लैरिंक्स कहलाता है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके बाद जब हम और नीचे जाते हैं तो कुछ कार्टिलेज की स्ट्रक्चर आती है जिसे ट्रैकिया कहते हैं। इसके बाद ये स्ट्रक्चर दो पार्ट राइट और लेफ्ट में चली जाती है। इसको ब्रॉन्चस कहते हैं। ब्रॉन्चस की आगे और छोटी ब्रांचेस बन जाती है जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। हमारे दो लंग्स होते हैं। राइट लंग के ऊपरी पार्ट को सुपीरियर लोब कहते हैं, बीच के पार्ट को मिडिल लोब और सबसे नीचे के पार्ट को इंफीरियर लोब। जबकि लेफ्ट लंग में बस सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब होती है। लेफ्ट लंग के छोटे होने का कारण हार्ट का लेफ्ट साइड में ज्यादा होना होता है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग की साइड पर कार्डियक डिप्रेशन बन जाता है और लेफ्ट लंग का साइज छोटा हो जाता है। ब्रोंकियोल्स आगे जाकर और छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। एल्वियोलर डक्ट के आगे ये अंगूर का गुच्छा ऐसा बना होता है जिसे एल्वियोलर सैक कहते हैं। एल्वियोलर सैक वह जगह होती है जहां पर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब ये वह जगह है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन बॉडी में आ जाती है। अब हम रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म पर बात करेंगे। रेस्पिरेशन में दो मूवमेंट होती है। इंस्पिरेशन, जिसे इनहेलेशन भी कहा जाता है, इसमें हवा बाहर से अंदर की ओर जाती है, और दूसरी है एक्सपायरेशन, जिसे एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। इसमें हवा शरीर के अंदर से बाहर की ओर जाती है। सबसे पहले हम इंस्पिरेशन के मैकेनिज्म पर बात करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर 760 mmHg होता है, जो कि हमारी सांसों का मेन रीजन। जब लंग में एयर प्रेशर कम होता है तो हवा बाहर से अंदर की ओर मूव करती है, जिसे इंस्पिरेशन कहते हैं। और जब लंग्स का एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है तो एयर लंग्स के बाहर की तरफ मूव करती है, जिसे एक्सपायरेशन कहते हैं। यह एयर की मूवमेंट एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें कहा जाता है कि गैसेस ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। डायफ्राम की कोस्टल और क्रूरल फाइबर जब डायफ्राम को नीचे की ओर खींचती है तो रिब केज में स्पेस बढ़ जाता है, जिससे लंग्स का प्रेशर 2 mmHg तक कम हो जाता है और एयर बाहर से अंदर की ओर ट्रेवल करती है। इसके अलावा रिब केज की एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और कुछ थोरैकिक मसल्स भी स्टर्नम को ऊपर उठाती है, जिससे लंग का एयर प्रेशर कम हो जाता है और एयर के अंदर मूव करने में हेल्प मिलती है। जब हमें गहरी सांस लेनी होती है तो उस वक्त गले की स्टर्नोक्लियोमास्टॉइड मसल्स क्लेविकल और स्टर्नम को ऊपर की ओर खींचती है और ज्यादा एयर को लंग्स में एंटर होने देती है। यह सारा प्रोसेस था लंग्स में एयर जाने का। अब हम बात करेंगे एयर के लंग्स से बाहर आने के मैकेनिज्म पर। हमारे थोरैकिक कैविटी की मसल्स में कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी होती है। इनहेलेशन के दौरान जब थोरैकिक कैविटी एक्सपेंड होती है तो यही इलास्टिक मसल फाइबर्स थोरैकिक कैविटी को अपनी जगह लेकर आती है। इस प्रोसेस को इलास्टिक रिकॉइल कहते हैं। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल्स की यह मसल्स जब रिब और स्टर्नम को नीचे की ओर लेकर जाती है तो लंग्स का एयर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है और एयर लंग से बाहर निकल जाती है। जब हमें फोर्सफुली एयर को लंग से बाहर निकालना होता है तो एब्डोमिनल मसल्स को स्क्वीज करके डायफ्राम से ऊपर की ओर फोर्स लगाया जाता है, जिससे लंग्स और ज्यादा एयर बाहर की तरफ मूव करते हैं। इस टॉपिक में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के उन वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे जिन पर एग्जाम में कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम इन वेरिएबल्स को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं, फिर इन पर एक्सरसाइज के इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर होती है जो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान एक्सहेल या इनहेल की जाती है। इसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह वह एयर है जो कोई इंसान नॉर्मल सांस लेने के बाद फोर्सफुली अलग से ले सकता है। यह अप्रोक्सीमेटली 2500 से 3000 ml होती है। इसी तरह से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यह वह एयर है जो कोई इंसान नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने के बाद अलग से फोर्सफुली बाहर निकाल सकता है।
यह लगभग 1000 से 1100 ml तक होता है। नेक्स्ट है रेजिजुअल वॉल्यूम। हमारी पूरी ताकत लगाकर हमारी सारी सांस बाहर निकालने के बाद भी हमारे लंग्स में कुछ एयर बच जाती है, इसी को रेजिजुअल वॉल्यूम कहते हैं। एक एवरेज एडल्ट में यह लगभग 1100 से 1200 ml होती है। नेक्स्ट वेरिएबल है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। यह वह एयर है जो कोई पर्सन नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने के बाद टोटल जितनी सांस ले सकता है। यह टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का टोटल होता है। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। यह वह एयर है जो कोई इंडिविजुअल नॉर्मल सांस अंदर लेने के बाद टोटल सांस बाहर छोड़ सकता है। यह टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का टोटल है। नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने के बाद जो एयर लंग्स में बच जाती है फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी कहते हैं। यह रेजिजुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का टोटल होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वाइटल कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। ज्यादा से ज्यादा सांस अंदर लेने के बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर कोई इंडिविजुअल बाहर निकाल सकता है उसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। लंग्स में टोटल जितनी एयर आ सकती है उसे टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। यह वाइटल कैपेसिटी और रेजिजुअल वॉल्यूम का टोटल होती है। पल्मोनरी डिफ्यूजन लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसियस एक्सचेंज को कहते हैं। जब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में प्यूरिफाई होने आता है तो लंग्स के एल्वियोलाई में यह गैसियस एक्सचेंज होता है। हमारे लंग्स में बिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होती है, लेकिन उन सब में गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। उनमें से कई रिजर्व में बंद पड़ी रहती है। एक फिट इंडिविजुअल में ज्यादा एल्वियोलाई खुली होती है, इसलिए यह भी एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है। AVO2 डिफरेंस। AVO2 डिफरेंस का मतलब होता है आर्टरी और वेन्स में ऑक्सीजन का डिफरेंस। इसको पता करने के लिए आर्टरी में ऑक्सीजन के लेवल में से वेन्स के ऑक्सीजन के अमाउंट को घटा देते हैं। नॉर्मली आर्टरी में जितनी ऑक्सीजन होती है वेन्स में उससे 4% कम ऑक्सीजन होती है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।